स्टेटमेंट कर दिया है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन का स्वरूप लेगा। नाउ लेट्स हैव इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होगा सर? वही चीजें है पहली जो हमने आगे अभी डेफिनेशन में देखी। सबसे पहला क्या आएगा? पॉजिटिव बिलीफ, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑनेस्ट बिलीफ, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव बिलीफ में क्या होगा सर? इट मस्ट बी अनट्रू बट द पर्सन मेकिंग इट शुड ऑनेस्टली बिलीव इट टू बी ट्रू। स्टेटमेंट आपका गलत ही है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट कर रहे हो आपको पता ही नहीं है कि आपका स्टेटमेंट गलत है। यानी यहाँ पे वो सिद्धांत लागू होता है कि जो पर्सन स्टेटमेंट कह रहा है वो यूं मान रहा है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवाय और कुछ नहीं कह रहा हूँ। वो ऑनेस्टली ऐसा बिलीव कर रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? वो झूठ ही बोल रहा है और उसे पता नहीं कि उसका जो सच है वो झूठ है। फॉर एग्जाम्पल, भोला while selling his horse to Dhola says to him that the horse is thoroughly sound. Bhola honestly believes the horse to be sound, although he has no sufficient ground for the belief. भोला अपना एक घोड़ा बेचने की ऑफर रख रहा है। He wants to sell his horse to ढोला। जब वो हॉर्स बेच रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हॉर्स है साउंड माइंड का है, એનું મગજ ઠેકાણે છે, द हॉर्स इज हेल्दी, ही इज ऑफ साउंड माइंड, ऐसा वो स्टेटमेंट कर रहा है। वापिस भोला ऑनेस्टली बिलीव करता है। द भोला द सेलर द प्रोमिसर सेज दैट ही ऑनेस्टली बिलीव्स द हॉर्स टू बी साउंड। हॉर्स सही है, हेल्दी है, साउंड माइंड का है, ऐसा वो बिलीव कर रहा है वापिस ऑनेस्टली। भले उसके पास ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है। ही हैज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द बिलीफ। जो वो मान रहा है वो मानने के लिए उसके पास कोई आधार भी नहीं है। हो सकता है उसने कभी घोड़ा चलाया भी ना हो, फिर भी वो ऐसा मान रहा है, नहीं नहीं घोड़ो मारो से એટલે ઘોડો બરાબર હતો, એમાં કોઈ ખામી હોઈ જ नहीं શકે। वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेटमेंट कर रहा है। लेटर ऑन ढोला फाइंड्स द हॉर्स टू बी अनसाउंड। बाद में क्या पता चला? जो प्रोमिसी है जिसने घोड़ा खरीदा, ढोला फाइंड्स द हॉर्स टू बी अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का घोड़ा निकला। अब यहाँ पे क्या माना जाए? क्या ये फ्रॉड है या मिस रिप्रेजेंटेशन है? आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो यहाँ शब्द यूज किए गए हैं उससे पता चलता है कि भोला ये ऑनेस्टली मान रहा था। अगर ऑनेस्टली बिलीव कर रहा है तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन भोला मेक्स सच स्टेटमेंट विथ एन इंटेंशन टू डिसीव ढोला। अगर ऐसा स्टेटमेंट आप यूज करते हो तो यही एग्जाम्पल फ्रॉड बन जाता है। सो दिस इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय भोला। ये मिस रिप्रेजेंटेशन का एक एग्जाम्पल हो गया सर। दूसरा पॉइंट, एन अनइंटेंशनल एक्ट। ये कैसा एक्ट है सर? अनइंटेंशनल एक्ट है, इंटेंशनल एक्ट नहीं। फ्रॉड जो है इंटेंशनल एक्ट है, जानबूझ के बोला गया झूठ है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है। इट मस्ट बी मेड विथआउट एनी इंटेंशन ऑफ डिसीविंग द अदर पार्टी। यहाँ किसी को भी डिसीव करने का इरादा नहीं है, चीट करने का इरादा नहीं है। हियर द एक्ट डन इज ट्रीटेड एज इनोसेंट मिस्टेक। निर्दोषपणे भूल થઈ છે એવું માનવામાં આવે છે। इनोसेंट मिस्टेक है वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू डिसीव द अदर पर्सन। सिंपल है। तीसरा पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। मिस रिप्रेजेंटेशन में जो भी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का दूसरा नाम है स्टेटमेंट। जो भी आप स्टेटमेंट कर रहे हैं, जो भी निवेदन कर रहे हैं सर, इट इज बेस्ड ऑन मटेरियल फैक्ट। वो जो भी हकीकत के बारे में आप स्टेटमेंट कर रहे हैं सर, वो मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है सामने वाले के लिए, तभी तो वो उस स्टेटमेंट के आधार पे आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कंसंट देगा। तो यहाँ जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट किस स्वरूप का होना चाहिए सर? द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अस और मेड बाय प्रोमिसर मस्ट बी बेस्ड ऑन मटेरियल फैक्ट। हकीकत होनी चाहिए और हकीकत जो आप दर्शा रहे हैं स्टेटमेंट के स्वरूप में वो इंपॉर्टेंट है सामने वाले के लिए। आपका मियर एक्सप्रेशन ऑफ वंस ओपिनियन इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। आपकी ओपिनियन यहाँ काम नहीं लगेगी। आप अपना ओपिनियन रख देते, ओपिनियन तो बहुत सारे रखते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, ओपिनियन नहीं चलेगा यहाँ पे। आपका जो स्टेटमेंट होगा वो मटेरियल फैक्ट के तौर पे आपने दर्शाना होगा। फोर्थ पॉइंट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी या ब्रीच ऑफ फैक्ट भी फेथ भी कह सकते हैं। ब्रीच ऑफ फेथ, द रिप्रेजेंटेशन मेड with a view to induce the other party to enter into contract, and the other party must have acted on the vishwas of the statement, faith of the representation.
यहाँ जो अब रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, स्टेटमेंट किया जा रहा है, उसका 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सामने वाला कंसेंट दे दे, कन्विंस हो जाए, कंसेंट दे दे और कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ये इंटेंशन है हमारा। द अदर पार्टी मस्ट हैव एक्टेड ऑन द फेथ ऑफ द स्टेटमेंट। सामने वाले ने जो कंसेंट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने आप पे भरोसा किया है, फेथ रखा है, ट्रस्ट रखा है, उसके बेसिस पे आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसका भी ध्यान रखना है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, ब्रीच ऑफ फेथ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अभी शायद नहीं ली होगी लेकिन फ्यूचर में लेंगे तो ये समझना जरूरी है। इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, द एश्योर्ड मीन्स द पॉलिसी होल्डर does not disclose the fact that he had previously suffered from some serious diseases। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हमें खास फॉलो करना चाहिए। आपने शायद एफ वाई बी कॉम में पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी दोनों पक्षकारों के बीच में विश्वास की भावना, विश्वास का सिद्धांत फॉलो करना दोनों के लिए जरूरी है। इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर, ये दोनों एश्योर्ड एंड इंश्योरर, ये दोनों के बीच में प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का पालन होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। दोनों ने फॉलो करना है, दोनों ने एक दूसरे पे विश्वास रखना है। पॉलिसी होल्डर जो है, एश्योर्ड, जो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है एप्लीकेशन के अंदर, उसमें उसने सब सही लिखना है। अगर कोई बीमारी है, कोई हेल्थ हिस्ट्री है, तो वो डिस्क्लोज करनी चाहिए, बतानी चाहिए, छुपानी नहीं है। ही मस्ट रिवील द फैक्ट इन द एप्लीकेशन एज एंड व्हेन ही इज मेकिंग फॉर टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कोई बीमारी है तो वो उसको डिस्क्लोज करनी है, बतानी है, छुपानी नहीं है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, जो भी डेंजरस डिसीजेस अगर है आपके अंदर, जो आपको पता हो, पॉलिसी लेते वक्त आपने डिस्क्लोज करनी चाहिए। यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको ये आपकी जिम्मेदारी है। ये दोनों के बीच में विश्वास है और विश्वास आपने तोड़ना नहीं है, विश्वास का विश्वासघात नहीं करना है। अगर आपने नॉन डिस्क्लोजर किया, आपने नहीं बताया, द नॉन डिस्क्लोजर हाउ एवर इनोसेंट इट मे बी, अगर इनोसेंटली भी किया है तो भी would entitle the insurance company to avoid means to cancel the contract on the ground of misrepresentation of facts। आपने हकीकत छुपाई है, हकीकत से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन गलत बताई है आपने। अगर ऐसा किया पॉलिसी लेते वक्त, भले आपने जानबूझ के नहीं किया, इनोसेंटली हो गया है, तो भी इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर में जो भी क्लेम करेगा, आप नहीं होंगे और आपकी जगह पे जो बेनिफिशियरी होगा, नॉमिनी होगा, वो जब क्लेम करेगा उसे कुछ मिलेगा नहीं, इंश्योरेंस कंपनी टिका देगी ठेंगा। मीन्स they will reject your claim on the basis of misrepresentation made by you while taking the policy। पांचवा पॉइंट, डिस्कवरिंग द ट्रुथ, सच की खोज करना बहुत डिफिकल्ट चीज है। ये इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, सीआईडी बनना पड़ेगा। अ पार्टी कैन नॉट कंप्लेन ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन इफ ही हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस। सामान्य तकलीफ लेके अगर आपने सच की खोज की होती तो आपके साथ ये घटना ना घटी होती। आपको, आपके सामने अगर उसने जो जो बंदे ने स्टेटमेंट बोला है वो गलत स्टेटमेंट है, आपको 1% भी डाउट है, तो आपने वहां सच की खोज करनी चाहिए थी। अगर आपने थोड़ी सी तकलीफ लेके यानी ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस का उपयोग करके थोड़ा ध्यान रखा होता, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की होती, तो ये घटना आपके साथ न घटी होती। इस तरीके से डिफेंस करने की कोशिश, डिफेंड करने की कोशिश भी मिस रिप्रेजेंटेशन में की जा सकती है। थर्ड पार्टी एक्ट, a false statement of fact made to a third person, a false statement of facts made to a third person with the intention of communicating it to the concerned party also amounts to misrepresentation। अब यहाँ पे हम इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन करने की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं। एक्स ने वाई से कुछ कहना है लेकिन एक्स डायरेक्टली वाई से कुछ नहीं कह रहा है, एक्स जेड को पकड़ रहा है। होता है ना, कभी कभी हमें जिससे बात करनी होती है हम 10 बार सोचते हैं, यार इससे कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कैसे स्टेटमेंट बोलूँ, क्या बोलूँ, ऐसा होता है कभी कभी। तो जिससे हमें बात करनी है हम डायरेक्ट बात नहीं करते, हम मिडल मैन रखते हैं, थर्ड पार्टी का हेल्प लेते हैं इसमें। तो एक्स ने वाई से कुछ कहना लेकिन डायरेक्टली नहीं कह रहा है, एक्स क्या करता है, जेड को पकड़ता है, जेड से कम्युनिकेशन करता है, और जेड कंसर्न पार्टी कौन है यहाँ पे, वाई, वाई से कम्युनिकेशन कर रहा है। ये कम्युनिकेशन भी फॉल्स स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स बेस्ड ऑन द फैक्ट। तो अगर ऐसा होता है, जो स्टेटमेंट आपने बोला है वो थर्ड पार्टी की मदद से बोला गया हो
या आपने खुद बोला हो या थर्ड पार्टी की मदद से बोला हो, तो वहाँ पे भी मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। या आपने झूठ बोला है या किसी की मदद से झूठ कहलवाया है, तो भी मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। इफेक्ट्स क्या होगी मिस रिप्रेजेंटेशन के? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन? सेक्शन 19 लागू होता है, ये आगे हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैं शॉर्ट में जाऊंगा। अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन की मदद से कंसर्ट लेता है आपकी और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हम एज एन एग्राइड पार्टी हमारे पास क्या विकल्प है, क्या ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं सर? उस कॉन्ट्रैक्ट को एज पर सेक्शन 19 we can consider such contract as voidable contract. Aggrieved party can consider such contract as voidable at his option. और voidable मानने के बाद वो आगे के स्टेप्स ले सकता है। आगे के स्टेप्स उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स ही कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट में जाके केस करके वो